बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। अब स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट और यही हमारा ज़िंदगी का मकसद है। बाकी जो है अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला को आपको पता है कि इबादत की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको पता है कि हमारे प्यारे मलाइका इतने ज़्यादा हैं और यहाँ पे दुनिया में तो मुसलमानों पर एक दफ़ा हज फ़र्ज़ किया गया है। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अगर हम लोगों का ख्याल करते हुए ख़ुद भी माइंड में लेके आ सकते हैं कि एक दफ़ा हज अदा हो गया है तो बस ठीक है, सब्र करें। अब क्या आपको पता है फॉर्म जब होते हैं तो क्या अगर जो इसके पास तौफीक है क्या उतने लोग जा सकते हैं? वो तो ये है ना कि जितने हमारे पास जो कोटा है उतने ही जा सकते हैं। तो अगर एक दफ़ा हज हो गया तो छोड़ दें, आप किसी और की जगह दें ना। ये क्या बार बार आप हज, अल्लाह करम करे इस बात को ज़रा नॉर्मल हो गई सुनना है कि जी ये मैं कौन होता कहने वाला, लेकिन ये कि इस तरह है किसी और की जगह दे दो ना। तो अब लेकिन वो जो आपको पता है कि मलाइका इतने प्यारे हमारे इतने ज़्यादा हैं कि ऊपर भी जो हज के ऊपर जो काबा शरीफ जो है उसके ऊपर भी जो तवाफ़ कर रहे हैं मलाइका, और एक जो मलाइका एक दफ़ा जब तवाफ़ कर लेता है उसकी दोबारा बारी नहीं आ रही और नहीं आएगी क़यामत तक। तो इसलिए अगर आप इबादत की बात कर रहे हैं तो इबादत के लिए तो कितना ही है। तो लेकिन अब जो है स्टूडेंट ये इल्म अल्लाह की तरफ से मेरी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें जो है कि अगर आप बात करते हैं कि इंसान क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हर तरह की जो खसलतें जो हैं वो पैदा फरमाई हैं। वो ये शैतानों, वो हैवानों और फिर ये सारी खसलतें हैं। अगर देखा जाए कि ये जानवर क्या करता है, सारी उम्र क्या खाता पीता सोता और वो जो दूसरे जो उसके जो ज़रूरत है वो काम करते रहता है। तो अगर सारी ज़िंदगी खाते पीते सोते और वो दूसरा काम जो अगर हम कह रहे हैं जो पॉजिटिव है वो करते रहें तो फिर हमने ज़िंदगी किस तरह की गुजारी, जानवर जैसे? तो क्या फ़र्क हुआ? और कहते हैं जब उस पर अगर हैवानियत और अगर गुस्सा आ जाए तो इंसान जो है वो हैवान से भी बरतर हो जाता है। वो कहते हैं कि जो जानवर हैं उसको भी अपने बच्चों का अपने वो जो अगर जोड़ा है उसका कई दफ़ा उसको पता होता है, उसके अंदर वो शफ़क़त प्यार आ जाता है। तो आप किस तरह की ख़बरें देख रहे हैं? तो ये और अगर फिर उससे भी बरतर अगर ज़िंदगी हमारी ये खाना पीना सोना बस यही रह गया और इन्जॉय करना, तो जानवर भी तो यही कर रहा है। तो आगे देखा जाए कि मलाइका जो हैं वो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कोई मलाइका आपको पता ना ऐसे हैं जो शुरू से सजदे में ही हैं और वो क़यामत तक सजदे में ही रहेंगे, और जब वो सर उठाएंगे तो फिर भी ये कहेंगे कि अल्लाह हम तेरे सजदे का हक़ अदा नहीं कर सके, जो हमेशा सजदे में ही हैं। तो अब जो है वो देखें वो इबादत करते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ये एक प्यारी जो है खसलत वो भी पैदा की गई है। अगर आप मुस्तरा करते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर आगे कैफियत दे अल्लाह के करम से आयत है तो फिर अल्लाह करम करे मलाइका से भी अफजल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर पैदा की हैं। ये पिक करने वाली बात जो है ना इंसान के अंदर मौजूद है। बाकी इल्म तो अल्लाह की तरफ ही है। मैं क्या बात करूँ कि जी ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दिखाया जाएगा। ये हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है, ये 100% हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप कहेंगे ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तौफीक देगा, सुनिए फ़िक्रा तो फ़ौरन हम बोल देते हैं कि अल्लाह तौफीक देगा तो मैं हज पे चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो हम कर रहे हैं ना ये हमने खुद सेलेक्ट की हुई है, खुद सेलेक्ट की हुई है, और अल्लाह ताला ने फिर उसी के मुताबिक तौफीक डाल दी है। ऐसा नहीं है मेरी कहाँ को आता है अगर ये दाढ़ी रखी हुई है तो ये खुद सेलेक्ट किया हुआ है। ये नहीं कहना कि जी अल्लाह ताला तौफीक देगा तो मैं नमाज़ें पढ़ूँगा। ये क्या बात है कि अल्लाह ताला तौफीक देगा? वो अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, आपने खुद पिक किया हुआ है। ठीक है, जो इसलिए ये जो फ़िक्रा हम फ़ौरन कह देते हैं अल्लाह ताला तौफीक देगा। अब कुर्बानी में मेरे क्या औकात है, मेरा क्या इल्म है कि जी वो कोई तो प्यारे ये भी कहते हैं कि जी अगर आपके पास 63-53 इसके करीब अमाउंट है तो कुर्बानी वाजिब है। कुछ भी हो जाए आपके पास इतने पैसे हैं तो कुर्बानी है। तो हज जो है वो फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है। उसमें ये कहें कि जी ये बात की यदि कुर्बानी है तो ये पैसे किसी और को दे दें तो जी वो उसका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम के रूल्स हैं। जिस तरीके से आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट में जो सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं
सिंटेक्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे प्रोग्राम ने कंपाइल होना है। तो अब सिंटेक्स, ये अल्लाह ताला का सिंटेक्स क्या है, उसकी शरीयत जो उसने कहा है वो फॉलो ही करना है। अब इसके बगैर लिखे हैं प्रोग्राम, वो प्रोग्राम ने कंपाइल ही नहीं होना, आपको लाजमी उस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी सिंटेक्स। ठीक है, तो हर बात बढ़ रही है, तो अल्लाह करम करे स्टूडेंट, ये हमारा मकसद यही है। तो बाकी जो है कि वो अगर अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अच्छी कोई जॉब मिलेगी, कोई पैसे आएंगे तो माँ बाप की खिदमत हम कर सकेंगे। हाजी भी तो पैसों से ही होना है ना, कुर्बानी भी तो पैसों से ही होनी है, वैसे कैसे होगा। ठीक है, तो लेकिन ये तवज्जो हमारी जो है आखरत पे ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला करम करे, जो हज करके जो आया वह शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह का बड़ा करम है कि हज जो है वो हुआ, तो ठीक है, जिस तरीके से भी हुआ है वो एक लिमिटेड हुआ है, ठीक है, लेकिन ये हज शुक्र अल्लाह ताला का, वो हज ओपन तो हुआ है ना, तो बहुत अल्लाह का करम है। जो हज पे गए हुए हैं तो वहाँ पे उनको वो कैफियत आ नहीं जाती कि किस तरीके से वो गलियाँ, मदीने की गलियाँ, मक्का की गलियाँ, फिर वो हमारे पास अरफात जो है, ये मुज़ल्फ़ा, ये सारी वो रातें, वो अगर जो हज है तो उसको तो वो कैफियत ऐसे ही है। कोई सवाल पूछे कि जी हज कब करके आए हैं, तो ये सवाल तो वैसे ही अजीब है। जो हज करके आ गया तो क्या मतलब उस कैफियत से वो निकला हुआ है, वो तो उधर ही छोड़ के अपना दिल आया हुआ है, वो दिल थे लेके आया, ये तो ज़ाहिरी जिस्म आया हुआ है, उसका तो दिल दिमाग उधर ही रह गया। ये कैसे हो सकता है? जो इश्क वाला बंदा है वो इश्क वाला उसका ख़त्म हो गया? नहीं, एक ईमान है, हमारा ईमान कौन सा, ईमान बिल गैब। लेकिन अगर वहाँ पे हज करके आ गया, उसने तो आंखों में देख लिया ना, सारा कुछ देख लिया, और वो हशर का मैदान जहाँ पे जो सजेगा तो वहाँ पे वो देख नहीं आया, हाजी देख के नहीं आ गया। अल्लाह करम करे तो अपने और ये अमल करें, अल्लाह ताला से तौफीक और ये करम मांगे, इस्तकामत, ईमान पे ही ख़ात्मा। इम्तिहान हमारा चल रहा है, तो अल्लाह करे ये पेपर जो है इसका पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक हम अच्छी राइटिंग में लिखते रहें। जब पेपर लंबा होता है तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो राइटिंग थोड़ी सी गंदी होनी शुरू होती है, लेकिन अगर कोई इस्तकामत से अगर चल रहा है, अच्छी राइटिंग कर रहा है, तो उसका पेपर आखिरी क्वेश्चन तक अच्छी राइटिंग से रहेगा। जब अच्छी राइटिंग से रहेगा उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अल्लाह करम करे कि आखिरी सांसों तक हमारा जो है ईमान जो है वो कायम रहे, ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चैप्टर 11 हम कर रहे हैं, नेस्टेड इफ जो है वो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक से हम ये कवर कर रहे हैं। आपको ये बताया है कि चैप्टर 11 और 12 इसमें अगर प्रोग्राम के अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो आप बेटर है कि आप उसको 4 हिस्सों में सॉल्व कर दें। एक उस टॉपिक की डेफिनीशन, एक उसका सिंटेक्स, फिर उसका फ्लो चार्ट, और फिर कोई प्रोग्राम एग्जाम्पल स्टेटमेंट जिसके अंदर वो स्टेटमेंट जो कही गई है वो उसको शामिल किया गया है। तो इस तरीके से ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अगर अब ये नेस्टेड इफ है, अब नेस्टेड इफ का मतलब है इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटेक्स, इसका फ्लो चार्ट, और कोई भी एक प्रोग्राम की एग्जांपल जिसके अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा रही होगी, तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस पे ज़रा इसका ख्याल करना है। ठीक है, और ये अब ये टॉपिक इसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, अब नेस्टेड इफ का शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 हिस्से, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ये अगर हम ये 4 लाइनें जो हैं ये अगर हम कर लेते हैं तो ये नेस्टेड इफ का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं आपको मार्क भी करवा रहा हूँ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, एक ही इफ़, देखें हमने क्या बात की थी कि अगर ब्लॉक नहीं लगाते तो एक स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के अंडर होती है, अगर ब्लॉक लगा देते हैं ज़ाहिर है वो ब्लॉक जो है वो इफ़ कंडीशन के अंडर हो जाता है। तो अब एक इफ़ स्टेटमेंट कंटिन्यू है, यानी एक ब्लॉक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर ही अगर आप एक इफ़ स्टेटमेंट और स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इफ़ स्टेटमेंट भी उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगी और वो उस प्रीवियस इफ़ के अंडर ही आ जाएगी। तो इसको क्या कहा जाएगा, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। एक इफ़ के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर अगर एक और इफ़ अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो इसको क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 4 लाइन आप कर लेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। ये क्वेश्चन अगर करें कि सर जी कितनी नेस्टिंग कर सकते हैं, सुन ऐसा बात नहीं, सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट जो है ये कोई लिमिटेशन नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से आप नेस्ट करते हैं, जिस तरह वो क्या है मैथ के वाले से ब्रैकेट्स नहीं है, एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, उसके अंदर एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, वो आप कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी ना, उसको हैंडल करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो इसलिए सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टार्ट कर दें, उसके अंदर एक और इफ़ स्टार्ट कर दें, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा आप स्टार्ट करेंगे इफ़ के अंदर एक और इफ़, कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ये 4 लाइन है इसका शॉर्ट क्वेश्चन। द प्रोग्रामर में यूज़ एज मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट एज ही शी वांट्स, हाउएवर द इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ नेस्टिंग आल्सो इंक्रीजेज द कंप्लेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड इफ। लेकिन अगर आप जितना इंक्रीज करते हैं तो नेस्टेड इफ की कंप्लेक्सिटी, जो प्रोग्राम की कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये एक डेफिनेशन जो है वो कवर हो गई। उसके बाद अगला हमारे पास इसका सिंटेक्स है। अब सिंटेक्स के लिए आप ये इतना अगर आप क्रिटिकली करते हैं तो ये एक इसका सिंटेक्स है। अब ये जनरल फॉर्म या सिंटेक्स इसका क्या है, वो जनरल फॉर्म ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज़ एज फॉलोज। अब ये इफ़ कंडीशन एक देखें, इफ़ कंडीशन जो है देखें इसमें ब्रेसेस लगाएं, इसका मतलब है इफ़ कंडीशन जो है ये ब्लॉक या ब्रेसेस स्टार्ट हुआ या ब्रेसेस पर ख़त्म हुआ, ये इसका ब्लॉक है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ब्लॉक जो है वैल्यूएट होगा, कंडीशन ट्रू होने पे ये ब्लॉक वैल्यूएट होना है। और ब्लॉक जो है, अब ब्लॉक के अंदर जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर मज़ीद कोई सिलेक्शन स्टेटमेंट इस्तेमाल कर दिए। यानी अब जो है ये जो एक स्टेटमेंट है या ये ब्लॉक जो है ये कब एवेल्यूएट होगा, जब ये मज़ीद ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर इस ब्लॉक ने एवेल्यूएट होना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये ब्लॉक एवेल्यूएट नहीं होगा। बजाय इसके, बेशक आपकी जो ऊपर वाली कंडीशन, पहली कंडीशन ट्रू हो भी चुकी है, तो अब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उस टाइम तक एवेल्यूएट नहीं होगा जब तक कि ये मज़ीद कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसने एवेल्यूएट हो ही जाना है, ऐसा नहीं है। बल्कि अब मज़ीद ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इस ब्लॉक ने एवेल्यूएट होना है। इसका मतलब है ये जो ब्लॉक है इसका ताल्लुक 2 कंडीशंस के साथ हो गया, ऊपर वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और ये भी कंडीशन होगी तो ये वैल्यूएट होगा। लेकिन अब एक इफ़ का जो ब्लॉक है ब्रेसेस, उसके अंदर एक हमने एक और इफ़ स्टार्ट कर दिया, अभी तो ब्लॉक ख़त्म तो नहीं ना हुआ, वो ब्लॉक के अंदर ही आपने इफ़ कंडीशन और स्टार्ट कर दी, तो ये नेस्टेड इफ़ कहा जाता है इसको। अब इसमें ये वैसे ही आपको बताया जा रहा है कि ये ऊपर वाले जो ब्रेसेस हैं ये किसको शो कर रहा है, आउटर इफ़, और ये जो ब्रेसेस जो इनर ब्रेसेस ये इनर इफ़ को ब्लॉक को शो कर रहा है। तो ये सेकंड, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड पोर्शन एवेल्यूएट किया, जनरल फॉर्म या सिंटेक्स। ठीक है, आगे वो नीचे आपको ये बता रहा है कि जी एल्स जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है। एल्स ऑप्शनल है, वो तो इफ़ में आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। इट मे और मे नॉट बी यूज विद आउटर और इनर इफ, आपकी ज़रूरत है तो लिखेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अब तीसरा हिस्सा जो इसका आ जाता है हमारे पास फ़्लो चार्ट। ठीक है, फ़्लो चार्ट की हमने बात की थी कि ये किस्म का 1 वे ये स्ट्रक्चर होता है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारे पास 2 वेज़ हैं, 1 वेज़ हैं। एक, अब ये इस तरफ को रोड जा रही है, इस तरफ को रोड जा रही है, एरोस इंडिकेट कर रहा होता है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये इस कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट तो वैल्यूड होना ही होना है। लेकिन अब आगे मज़ीद एक और कंडीशन लगा दी है। अब आपको पता है डायमंड साइन जो कंडीशन के लिए होती है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एवेल्यूएट होंगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एवेल्यूएट होंगी। और ये प्रॉपर ये एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें ये जब कनेक्ट होते हैं तो ये कनेक्टर से कनेक्ट हो रहे हैं। जंक्शन है ना, रोड चौक जो होता है, चौराहा, वो रोड उधर आगे जुड़ती है ना, तो इस तरीके से ये प्रॉपर एक ये फ़्लो चार्ट है। ऊपर बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इस साइड पे आप आ जाएंगे, फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट वैल्यूएट होगी और ये इधर आप आ गए। नहीं तो अगर आप अंदर वाली कंडीशन में आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट इन्होंने तो वैल्यूएट होना ही होना है। लेकिन अब मज़ीद ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ये मज़ीद कंडीशन के साथ लिंक है। कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एवेल्यूएट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये एवेल्यूएट होगा, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एवेल्यूएट होंगी। अब इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट्स और ये स्टेटमेंट्स ये जो हैं ये किसी इस सेकंड कंडीशन से लिंक नहीं है। इन स्टेटमेंट ने अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है, इन स्टेटमेंट ने वैल्यूएट होना ही होना है और इन स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट और ये पहले वाले स्टेटमेंट इन्होंने एग्जीक्यूट होना ही होना है।
और बाकी ये जो दो ब्लॉक्स हैं, अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये ब्लॉक एवेल्यूएट होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अब ये तीसरा पोर्शन फ्लो चार्ट कवर हुआ, ठीक है। अब फ्लो चार्ट जो है नॉर्मली वो शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता। अब ये आगे फिर कोई एग्जांपल आप कर लेंगे। एक प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट्स 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज द लार्जेस्ट नंबर। ये इस तरह प्रोग्राम के अंदर आपको ये इस तरह स्केच ये हाईलाइट ये करने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर्स एंटर किए आपने ए के स्कैन एफ से, उसके बाद ए अगर बी से ग्रेटर है, अब ए बी से ग्रेटर है तो अब ये एवेल्यूएट होगा ब्लॉक, और उसके अंदर मज़ीद आपने इफ़ कंडीशन और लगा ली, उसमें एल्स भी लिख दिया, ठीक है। अब एल्स हमने मैंने बात ये की हुई है कि एल्स किसका हिस्सा होता है, प्रीवियस इफ़ का। इस एल ये जो एल्स है प्रीवियस इफ़ से बिलोंग करता है। अगर ब्रेसेस लगाते हैं तो फिर और सिचुएशन है, अदरवाइज ये एल्स जो है इस प्रीवियस इफ़ का पार्ट है, ये एल्स इससे पहले वाले का पार्ट नहीं है। अगर हम ये पहले इसी को एवेल्यूएट कर लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर थी, ठीक है, ए की वैल्यू 3 वेरिएबल्स है ना, तीनों में से ग्रेटर बताना है आपने। तो अगर ए बी से बड़ा है, 3 वेरिएबल्स है ना, अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब बी छोटा ही हो गया ना, तो बी तो निकल गया, हमने तो ग्रेटर की बात करनी है। अगर ए बी से ग्रेटर है तो अब दोनों में से तो ए ग्रेटर हो गया। अब हम चेक किसके साथ करेंगे, ए को सी के साथ, कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर है वो हमारा आंसर है। बी तो स्किप हो गया ना। अब ये जो नीचे वाला एल्स है ये अगर ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स एवेल्यूएट होगा। नहीं, अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है इसका मतलब ए छोटा हो गया तो बी बड़ा हुआ ना, तो इस एल्स में फिर बी और सी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस पोर्शन में पहले के ब्लॉक में ए और सी को चेक करेंगे, इसमें किसको करेंगे चेक, बी और सी को। इसमें से आंसर जो निकलेंगे या तो ए आंसर निकलेगा या सी आंसर निकलेगा। इसमें क्या आंसर निकलेगा, बी निकलेगा या सी निकलेगा, ठीक है, ऐसी बात है ना। तो ये आप देखें कि अगर ऊपर वाले को वैल्यूएट करते हैं, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, बी स्मॉलर है, बी स्किप हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं मज़ीद इफ़ कंडीशन कि ए सी से ग्रेटर है। अगर ए सी से ग्रेटर है तो फिर हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, ए को, कि ए तीनों में से ही बड़ा है। नहीं है तो फिर सी ग्रेटर है तीनों में से, बी तो पहले ही निकाल दिया ना, और अब इधर सी ग्रेटर हो गया था तो फिर सी प्रिंट कर दिया। अगर हम दूसरे पोर्शन में जाते हैं, इसमें हमने किसको स्किप कर दिया, ए को, तो अब बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर बी जो है वो सी से ग्रेटर है तो फिर बी बड़ा है सबसे तीनों वेरिएबल में से, नहीं तो फिर सी ग्रेटर है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में जो है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है ये चौथा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है नेस्टेड इफ का तो उसके अंदर ये प्रोग्राम एग्जाम्पल चौथा हिस्सा आ गया। अब ये जो प्रोग्राम है ये अलग से आपका प्रोग्राम भी हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 4 हिस्से हमारे पूरे हो गए, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये डेफिनेशन हम अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया, सिंटैक्स अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया, फ्लो चार्ट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया। इस तरह ये हमारे पास ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप चलते हैं कि ये तो जस्ट उसको प्रोग्राम की आपको थोड़ी सी एवेल्यूएशन बता रहा है कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इधर से हमने कवर किया। अब इसमें अगर हम आते हैं ये अपने इसके चलते हैं इसके कि जी कैसे इसको एवेल्यूएट किया जाता है, और ये इसको हम अगर कंटिन्यू करते हैं इसके साथ कि ये कैसे इसको एवेल्यूएट किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। अब ये नेस्टेड इफ का हम इसको देखते हैं कि नेस्टेड इफ का हमारे पास जो है ये अगर नोड्स के हवाले से इसको भी हम एवेल्यूएट कर लेते हैं कि जी कैसे इसको एवेल्यूएट, ये आपको बेटर है। अगरवाइज अगर आप टेक्स्ट बुक से अगर इसको कवर कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से तो हमारा ये कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर ये नोट्स पे आते हैं तो इसको कैसे एवेल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम
देखते हैं कि कैसे इसको एवेल्यूएट किया जाता है। इसको हम देख लेते हैं नोट्स के हवाले से कि ये हमारे पास प्रीवियस हमने ये शॉर्ट क्वेश्चंस किए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, आउटपुट वाले क्वेश्चंस आए थे, इसको हमने देखा। उसके बाद हमने बुक से जो नेस्टेड इफ़ का टॉपिक जो है वो कवर किया। उसमें फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन 4 हिस्सों में जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है कि जी पहले उसकी डेफिनेशन है, फिर सिंटैक्स है, फिर फ़्लो चार्ट है, उसके बाद कोई एग्जांपल हमने कर ली। तो इस तरीके से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद हमने अब ये आपको ये भी बताया कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने देखा ये नेस्टेड इफ़ के हवाले से, ये अलग से हमारे पास ये प्रोग्राम भी हो सकता है कि जो आपको करना होगा। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए। उसके बाद अब इसको अगर हम देखते हैं कि अगर ये नोट्स जो हैं, अब जो स्टूडेंट जिनके पास टेक्स्ट बुक है अगर उसको नहीं कर रहे तो उससे हमारा ये कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हैं नोट्स के हवाले से तो अब इसको कैसे एवेल्यूएट किया जाएगा, वो नोट्स के हवाले से नेस्टेड इफ़ का टॉपिक जो है वो अब हम कवर करते हैं, ठीक है। अब आप एक ही जगह से आपने करना, ये नहीं कि डेफिनेटली अब आप दोनों जगह से करते रहें, ऐसी बात नहीं होगी। आपने या तो वो आप नोट से आप उसको कवर करेंगे या फिर आप उसको टेक्स्ट बुक से कवर करेंगे। ये तो आपको जस्ट गो थ्रू करवाया जा रहा है, लेकिन ये है कि अब आपने नेस्टेड इफ़ जो है वो अगर नोट से कैसे किया जाता है, नॉर्मली दोनों के अंदर जो है कोशिश तो यही की गई है कि एग्जाम्पल जो है वो आपकी सेम ही बन जाए, लेकिन अब जो है एक ही जगह से आपने करना है, टेक्स्ट बुक से कर लें या नोट से कर लें। अब नेस्टेड इफ़ जब आपको एक से ज़्यादा डिसीजंस कंडीशंस अगर रिक्वायर हों तो फिर आप नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। नेस्टिंग मीन्स का मतलब क्या होता है, एक इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर आप एक और इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें। नेस्टेड स्ट्रक्चर में द कंट्रोल जो है पहले इनर इफ़ में उसी टाइम एंटर होगा कि जब आउटर कंडीशन ट्रू होगी। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट होगा और रिमेनिंग ब्लॉक जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा। जितने मर्जी इफ़ स्टेटमेंट आप एक इफ़ के अंदर इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन जितने ही आप इफ़ स्टेटमेंट शामिल करेंगे, नेस्टिंग करेंगे, उतनी ही कम्प्लेक्सिटी जो है प्रोग्राम की बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वही सिंटेक्स था। इफ़ स्टेटमेंट एक आउटर इफ़ है, उसके बाद फिर इनर इफ़ है, ये हमने उसकी पहले डेफिनेशन कर ली, ये हमारे पास फिर इसका सिंटेक्स आ गया। इसके बाद इसकी वो वर्किंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा है। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन और आउटर इफ़ वो पहले वैल्यूएट किया जाएगा, वो ट्रू हो जाती है कंडीशन तो कंट्रोल फिर इनर इफ ब्लॉक में एंटर होगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर इफ स्किप हो जाएगा और वो कंट्रोल एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर आउटर जो है वो ट्रू हो जाएगा फिर इनर में आ जाएगा। इस तरीके से एवेल्यूएशन एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन में स्विच होने के बाद, ट्रू होने के बाद एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फ्लो चार्ट जो है उसी तरीके से एक कंडीशन है अगर ट्रू हो जाती है तो मज़ीद एक कंडीशन को चेक किया गया, अगर वो ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। और फिर उसी तरीके से हमारे कनेक्टर जो है वहाँ से तीनों रोड्स हैं, वन वे रोड है ना, तो उसी जगह पे आ जाएगा। कहीं से भी अगर आप आते हैं तो वन वे ही है, इस तरीके से आप मूव करते जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल जो बुक की ही एग्जाम्पल हमने इसको किया। और यहाँ पे देख लें कि वहाँ पे बुक में और यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि ये इफ़ जो है वो बुक में ब्रेसेस लगाए थे, ठीक है, वो भी ठीक है। अदरवाइज़ हमने बात क्या की है, एक इफ़ स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन अपने से नेक्स्ट एक स्टेटमेंट के कंट्रोल करती है, वो उसके अंडर है। अब यहाँ पे ब्रेसेस नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं, इफ़ ने इसको करना है ना कंट्रोल। और ये इफ़ जो है कहाँ ख़त्म होता है, इस एल्स पे, और एल्स की हमने बात क्या की हुई है, एल्स इसका होता है लास्ट इफ़ का। तो इस तरीके से इसको एवेल्यूएट किया जाएगा। ब्रेसेस नहीं भी कोई एरर नहीं है। ब्रेसेस जो है वो ब्रेसेस आपकी जो है ना वो क्लैरिटी जो है बढ़ा देती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। उसमें इतना गौर नहीं करना पड़ता कि ये इफ़ एक स्टेटमेंट उसके अंडर ही है। अगर ब्रेसेस हैं तो ब्रेसेस क्लियर है कि जी ब्लॉक जो है ये इस कंडीशन के अंडर है, चाहे वो एक स्टेटमेंट है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये बन गया।
आगे इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स ये जो इससे रिलेटेड है हमारे पास, ये खैर लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से किया जा रहा है, इसको हम बाद में एवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास, अब ये इसको हम बाद में देख लेंगे। अब हम इसकी ज़रा थोड़ी सी, अगर ये जो एग्ज़ाम्पल है इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये जो नेस्टेड इफ़ है इसको अगर हम करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, इसको देख लेते हैं तो इसको कैसे एवेलुएट किया जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो मैं प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करके बताता रहता हूँ, तो आपने इस पर ज़रा तवज्जो करनी है कि आप भी इसको एवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि इफ़ एल्स का कोई प्रोग्राम जो हम नेस्टेड इफ़ का देख लेते हैं। ये हमारे पास वो प्रोग्राम जो हमने ये एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है। और स्टूडेंट ने कहा था, ये अच्छी बात है कि उसने कहा हुआ है कि सर आप जो है कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें ये सारा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास इसको अगर एवेलुएट हम चलाते हैं, करते हैं कि ये जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है इसको अगर आप 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स जो हैं उसमें आपने वैल्यू गेट की और उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेसेस लगा दी गई। ब्रेसेस जो है आपके प्रोग्राम की क्लैरिटी को बढ़ा देती हैं। अगर ए बी से ग्रेटर है, अगर ए बी से ग्रेटर है तो मज़ीद चेक किया जा रहा है। अब ए अगर बी से ग्रेटर है तो इसका मतलब है बी स्मॉलर है ना, तो बी को हमने स्किप कर दिया। अब इनर इफ़ के अंदर जाकर ए और सी को कंपेयर किया जा रहा है, बी स्किप हो गया ना, एल्स के अंदर कौन स्किप होगा, ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए और सी को कंपेयर करेंगे। अगर ए की वैल्यू सी से ग्रेटर है तो इसका मतलब है ए सी से भी ग्रेटर है, ए तो पहले बी से ग्रेटर था ही, तो ए को प्रिंट कर देंगे, नहीं तो सी को। इसमें हमने ए की बात नहीं करनी, अगर बी सी से ग्रेटर है और बी जो है पहले ए से भी ग्रेटर था तो बी ही है, नहीं तो सी है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो ये इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे तो ये नंबर एंटर करने, सपोज़ 3 4 5, ये अगर हमने एंटर किया तो उसने आपको ये आंसर दिखा दिया कि जो 5 जो है वो हमारे पास ये 5 ग्रेटर है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी दोबारा अगर इस प्रोग्राम को हम चला लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम को चलाया तो अगर हम कोई और वैल्यू 4 7 और दोबारा 4 ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, तो ये देखें ये आपको ये बता रहा है कि जो 7 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल जो है वो आप कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम जो है अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये प्रोग्राम आ सकता है। और अगर कोई एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात कर लें तो ये इफ़ एल्स जो है इसका, ये हम नेस्टेड इफ़ की बात कर रहे हैं। नेस्टेड इफ़ में अगर एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये भी है कि अगर आप ये करते हैं, ये लेकिन ये नेस्टेड इफ़ का नहीं है, ये तो हमारे पास अगला पोर्शन है इसका। तो नेस्टेड इफ़ का हमारे पास एक ही जो एग्ज़ाम्पल है वही आप इसको एवेलुएट कर लें। ये जो हमारा प्रोग्राम है जो ये सेम ही एग्ज़ाम्पल है, चाहे आप बुक कवर करें या नोट्स के अंदर एक एग्ज़ाम्पल है, और ये एग्ज़ाम्पल जो है ये अलग से हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करें। आप प्रोग्राम जो है उनकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही है, तो ये प्रोग्राम जो है बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ नोट से ही इसको देखकर वीडियो के तौर पे ही ना करते रहें, इसकी प्रैक्टिस भी करें। मैथ जो है, मैथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो समझ नहीं आता। मैथ कभी की बुक से नहीं आएगा कि टीचर ने नोट्स में जो करवाया उसको देख लिया, उसके बाद की बुक जो है उसको देख लिया तो हम कहेंगे जी वैल्यूएट हो गया, मैथ में आ गया। मैथ कभी भी नहीं आएगा प्रैक्टिस के बगैर। इसी तरीके से जब यहाँ पे सेकेंड ईयर के अंदर हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं तो इसमें जो प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ ये वीडियो से, और अब आप कहें कि जी अब हमने यहाँ पे नोट्स देख लिए उससे हम करते जाएंगे किताब से, तो कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो इसलिए आप इस तरीके से इसको तैयारी करते रहें। ये हमारे पास जो है ये नेस्टेड इफ़ का टॉपिक था, ये हमारा कवर हुआ। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो ये कंपैरिजन, ये भी है एक टॉपिक। ये नॉर्मली वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है
कि अगर नेस्टेड इफ़ हो और सीक्वेंस ऑफ इफ़, तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आप इतना मार्क कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी अगर नेस्टेड इफ़ हो और एक से ज़्यादा इफ़्स हैं, तो फिर जो है एक से ज़्यादा इफ़ हैं तो वो उसमें क्या इसमें फ़र्क है। तो उसमें यही बात है कि अगर नेस्टेड इफ़ है हमारे पास, तो नेस्टेड इफ़ की हमने ये बात की है कि उसमें जितनी आप नेस्टिंग करेंगे उतने हमारा जो प्रोग्राम जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। लिमिटेशन कोई नहीं है, लेकिन प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। लेकिन अब उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इफ़्स यानी एक से ज़्यादा इफ़ हैं, अब उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर एक इफ़ कंडीशन लगाई ट्रू हो गई तो उसके नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने एक और इफ़ लगा लिया उसको भी चेक किया, जितने इफ़ लगाएंगे सारे इफ़ की कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन एक सिचुएशन डिफरेंट है लेकिन एक सिचुएशन ट्रू होगी, फिर ऐसे फजूल में दूसरी कंडीशन को चेक किया जा रहा है। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होगा, अगर एक ब्लॉक एवेल्यूएट हो गया, कंडीशन ट्रू होगी, तो दूसरा ब्लॉक जो है स्किप हो गया। तो ये इसमें फ़र्क है, पूरा ब्लॉक ही स्किप हो गया। सीक्वेंस ऑफ में हर इफ़ की कंडीशन को चेक किया जाता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। It is due to the complexity of nested if statement that beginners usually prefer to use a sequence of if। कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो बिगिनर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम एक ज़्यादा इफ़ ही इस्तेमाल कर लेते हैं, एक इफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद एक और इफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं, rather than सिंगल नेस्टेड। हाउएवर सम टाइम इट इज़ यूज़फुल, कई दफ़ा नेस्टेड इफ़ हमें इस्तेमाल ही करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सीक्वेंस ऑफ इफ, जैसे हमें एग्जाम्पल हमने की थी। इन केस ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट व्हेन द कंट्रोल रीचेज अ लॉजिकल डिसीजन, कंट्रोल उस कंडीशन तक पहुंचता है तो रेस्ट ऑफ जितनी भी कंडीशन है उसको स्किप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद अगली अलग, फिर अलग, लेकिन जब सीक्वेंस ऑफ इस्तेमाल करते हैं, इफ़ इस्तेमाल करते हैं, सारी कंडीशन को एक के बाद एक टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेसर जो है उसमें उसकी एवेल्यूएशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है ज़्यादा होगी, ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, सारी उसको स्टेटमेंट को चेक करना ही पड़ेगा। तो ये इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है। अब ये देखें, ये प्रोग्राम जो है इस पर आपने गौर करना है। अब एक नंबर एंटर किया और नंबर में अब आप ये कह रहे हैं कि नंबर, ये जो प्रोग्राम जो है वो ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अब देखें, नंबर एक वक्त में एक ही सिचुएशन होगी ना, या तो नंबर जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर हुआ, पॉजिटिव होगा, या नंबर ज़ीरो से स्मॉलर होगा, या नंबर ज़ीरो के बराबर होगा। एक वक्त में जब आप नंबर एंटर करेंगे तो एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना, लेकिन आपने 3 सीक्वेंस ऑफ इफ्स लिखे। सपोज आप इसको चलाते हैं, नंबर आपने एंटर किया और नंबर आपने लिखा 5। अब नंबर ग्रेटर देन 0, हाँ जी ट्रू हो गया, आंसर क्या आ गया, नंबर इज़ पॉजिटिव, आंसर आ गया। लेकिन अब जो है इस कंडीशन को चेक भी किया जाएगा फजूल में। हालांकि जब एक ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, नंबर 5 है, तो 5 जो है वो 0 से ग्रेटर, कभी ये हो सकता है कि नंबर 0 से ग्रेटर भी हो, नंबर वो जो एंटर किया है वो 0 से स्मॉलर भी है, वो इसके इक्वल भी, एक ही सिचुएशन होगी ना, या नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या उसके बराबर होगा। तो अब ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि प्रेशियस जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है, प्रोसेसर वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब जो है एफिशिएंसी जो है ना, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें एफिशिएंसी में रैम मेमोरी बढ़ गई है। मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े प्रोग्राम में ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत भी होती है, लेकिन फिर भी मेमोरी ज़्यादा हो गई है, वो अवेलेबल है। स्टोरेज स्पेस जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अब जो प्रोसेसर जो है, अब आप कहेंगे सर प्रोसेसर भी ज़्यादा होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी अब एफिशिएंसी में ये है कि जो यूज़र जो है प्रोग्राम जिसने बनवाया है, तो रिस्पॉन्स फास्ट हो जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, जवाब जल्दी मिल जाए। तो उसमें क्या कोशिश की जाती है कि प्रोग्राम जो है जल्दी चले, एग्जीक्यूट हो, प्रोसेसिंग करे और जवाब दे। तो इसलिए जो है अब ये जो प्रोग्राम जो है इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नंबर अगर 0 से ग्रेटर है, 5 है, तो फिर वो चेक ऐसे फजूल में करी जा रहा है कि हाँ जी नंबर 0 से स्मॉलर है, वो जो 0 से ग्रेटर है ना, पॉजिटिव उसने प्रिंट कर दिया हुआ है, तो फिर आप दोबारा फिर ऐसे ही फजूल में चेक करते जा रहे हैं कि 0 से स्मॉलर है, 0 के बराबर है, ऐसे ही फजूल में चेक करे जा रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इतना एफिशिएंट फिर प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है
कि जी अगर आप नेस्टेड इफ़ और सीक्वेंस ऑफ इफ़ को करते हैं तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है ये इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, ये यहाँ पर वो एक्सप्लेन आपको कर रहा है। बट दिस सोल्यूशन सजेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट टू कंपेरिजन अननेसेसरीली वेस्टिंग द CPU टाइम, ठीक है। दिस सिचुएशन मे बी अवॉइडेड बाय यूजिंग सम अदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। फिर आगे हम ये अगला हमारा टॉपिक है कि इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक और इफ़ का स्टाइल है इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक और है जिसको हम देखेंगे। इसके ज़रिए इसको चेक किया जा सकता है, एफिशिएंसी प्रोग्राम में लाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अपनी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करें और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। ये प्रैक्टिस के बगैर जो है, ठीक है, वो नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। दोबारा जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।